इवैल्यूएशन कंप्यूटर्स, इसके आगे की कहानी अब शुरू करते हैं कि इवैल्यूएशन कंप्यूटर्स के बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है जो हमें 11th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में पढ़ना है। तो वो है वैन न्यूमैन आर्किटेक्चर फॉर द कंप्यूटर। इससे पहले मैं कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर पूरा डायग्राम आपको बता चुका हूँ। तो चलिए वैन न्यूमैन आर्किटेक्चर में ऑफ कंप्यूटर्स में क्या क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले वैन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो होता है उसके अंदर सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ ही मेमोरी को अटैच कर दिया गया है। इनपुट डिवाइसेस जैसा उस डायग्राम में था इस डायग्राम में भी है, आउटपुट डिवाइसेस हैं, और ये जो आर्किटेक्चर आपके सामने बना है इसी को हम वैन न्यूमैन आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, सी यू, ए एल यू और एम यू को, इन सबको एक पर्टिकुलर पोर्शन में सीपीयू में ही मान लिया है, और मेमोरी अलग से रिसाइड की हुई है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एज इट इज है। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट as shown in the diagram for processing architecture and logical instructions, memory to store data and program, input and output devices, and communication channels to send and receive the आउटपुट डेटा। तो यहाँ पर जो आपको एरोज दिख रहे हैं वो चलिए, वो जो है वो क्या है, वो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जो जो भी डेटा आता है उसको रिसीव करने के लिए, सेंड करने के लिए काम में लिए जा रहे हैं। तो दिस इज द वैन न्यूमैन आर्किटेक्चर फॉर द कंप्यूटर। ये भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि वैन न्यूमैन आर्किटेक्चर आप कंप्यूटर का बनाइए, ड्रॉ करिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ENIAC। देखिए इसका फुल फॉर्म कई बार क्वेश्चंस एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो आपको पता ही है, इट्स फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर is the first binary programmable computer based on Van Neumann architecture। तो वैन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे जो पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था वो ANIAC था, एनिक जिसे बोला जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो अब जो नया टॉपिक आपको पढ़ना है, आप इसके नोट्स तैयार कर सकते हैं यहीं से। तो जो नया टॉपिक है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या होती है? द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज ऑफन डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशंस, ईच कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द एडवांसमेंट इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये जो 5 जनरेशन हमने डिवाइड की हैं वो किस बेसिस पे की हैं? एडवांसमेंट हुआ है हार्डवेयर में एज वेल एज सॉफ्टवेयर में, उन बेसिस पे हमने डिवाइड की है 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू माइक्रो प्रोसेसर्स एंड फाइनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स, उसके बाद वैक्यूम ट्यूब से लेकर माइक्रो प्रोसेसर तक, एंड माइक्रो प्रोसेसर से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो प्रेजेंट डे में चल रही है। ठीक है, एक एक करके हम सारी जनरेशन्स के बारे में पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट जनरेशन कब से है? 1940 से 1950, मोटा मोटा अपन इनके बीच में मान सकते हैं फर्स्ट जनरेशन को। क्या था इसमें? द कंप्यूटर्स एंड वैक्यूम ट्यूब्स, these computers used vacuum tubes for circuitry and were large, unreliable and consume a lot of power। तो ये जो कंप्यूटर्स थे इनमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी जो बहुत बड़ी होती थी, अनरिलायबल थी, मतलब सही जो कैलकुलेशंस होती थी वो नहीं कर पाती थी, प्लस बहुत सारी हीट जनरेट होती थी क्योंकि बहुत सारा पावर ये कंज्यूम करती थी, तो हीट जनरेट होती थी। एग्जाम्पल आयनिक, जैसे अभी उसका फुल फॉर्म अपनों ने पढ़ा ही है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल एंड इंटीग्रेटर कंप्यूटर। उसी के साथ यूनिवेक भी एक एग्जांपल है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि यूनिवेक क्या है। तो ये है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये किस टाइम के हैं? तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं 1940 से 1950 के बीच में, जिनमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुआ करती थी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, ENIAC का एग्जाम्पल है। इतना बड़ा कंप्यूटर होता था, मतलब लगभग एक पूरा रूम समझ लीजिए आप। ठीक है, और उसी के बराबर है यूनिवेक, UNIVAC। ये भी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। ये भी लगभग एक टेबल या आप एक बेड मान सकते हैं बड़ा सा, उसके बराबर होता था ये। ठीक है, चलिए वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स कैसी होती थी? तो ये आपके लिए मैं विजुअल लेके आया हूँ।
इस तरह की होती थी वैक्यूम ट्यूब्स, जो प्रोसेसिंग के काम आती थी इन फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में। ठीक है, नाउ 8 वैक्यूम ट्यूब्स मॉडल फॉर 1954। 1954 के आसपास एक आपको केवल समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि सर्किटरी कैसे बनती थी, तो 8 वैक्यूम ट्यूब बना के 8 बिट की जो सर्किटरी बना रखी है इन्होंने, वो यहाँ पर शो की हुई है। तो आप देख ही सकते हैं कितना बल्कि सेटअप होता होगा पहले के कंप्यूटर्स का। ठीक है, चलिए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1950 से 1960 हम मान सकते हैं ना। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब, तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स आ गए थे। ठीक है, लीडिंग टू स्मॉलर फास्टर एंड मोर रिलायबल कंप्यूटर्स, तो इन्होंने क्या किया, कंप्यूटर्स को सबसे बड़ी चीज़ ये की है कि छोटा कर दिया, मतलब कंप्यूटर छोटे हो गए, क्योंकि वैक्यूम, ये जो वैक्यूम ट्यूब से ये जो ट्रांजिस्टर्स होते थे वो कम छोटे होते थे। ठीक है, फास्टर था, प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा थी, रिलायबल थे, मतलब वैक्यूम ट्यूब से रिलायबल थे। दिस वॉज डन एज द ट्रांजिस्टर वर मोर रिलायबल देन वैक्यूम ट्यूब्स, रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस एंड जनरेट लेस हीट, कम हीट जनरेट करते थे ये। ठीक है, ये आपके लिए मैं पिक्चर्स लेके आया हूँ वैक्यूम ट्रांजिस्टर की, सॉरी ट्रांजिस्टर्स की पिक्चर है। और जो कंप्यूटर थे वो लगभग आप देख सकते हैं एक बेड के, अपना जो बेड होता है, पलंग होता है, उस साइज़ के कंप्यूटर होते थे इस समय। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर इन्हें कहते हैं। ओके, सो दिस इज द सेकेंड जनरेशन। नाउ वी मूव टू द थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या था, द इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए थे, आईसीज आ गई थी, वर इंट्रोड्यूस्ड, आईसीज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। फर्दर श्रिंकिंग द साइज एंड इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ द कंप्यूटर, तो जैसे ही आईसीज आई, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए, तो वैसे ही कंप्यूटर का साइज और छोटा हो गया, उनकी स्पीड इंक्रीज हो गई और इफ़िशियंसी भी उनकी इंक्रीज हो गई। दिस जनरेशन यूज्ड माइक्रो चिप्स और इंटीग्रेटेड सर्किट, तो माइक्रो चिप्स यूज़ करते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ करते थे, मेकिंग इट पॉसिबल टू क्रिएट स्मॉलर, चीपर एंड मच फास्टर कंप्यूटर्स। तो थर्ड जनरेशन में क्या आ गई, आईसी। तो फर्स्ट जनरेशन में हम देखा वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स, एंड थर्ड इज ICs, that is integrated circuits. Okay, during the 1970s लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका फुल फॉर्म कभी पूछ लिया जाता है, LSI क्या होता है, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी अलाउड इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटर CPU ऑन अ सिंगल चिप कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। तो क्या हुआ कि सर्किटरी जो बनने लगी, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट के होने से जो चिप्स बनते थे वो जो CPU के ऊपर लगती थी, CPU सिंगल चिप पर काम करने लगा था एक तरह से, और उसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते थे। ठीक है, ये समझाने की कोशिश की गई है। ये होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसीस। ठीक है, बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे, जैसे वो एक जानवर देखा होगा आपने, बहुत सारी टांगों वाला, वैसा दिखता है कुछ। तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे। ठीक है, एंड कंप्यूटर की साइज देख सकते हैं आप, एक टेबल पर के बराबर हो जाती थी, ये आपको दिख रहा है। तो ये जो कंप्यूटर है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थे वो 1970 से अभी जो प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट जो है, वहाँ तक हम मान सकते हैं फोर्थ जनरेशन को। इट इन्वॉल्व द माइक्रो प्रोसेसर अनेबल द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स अदर पोर्टेबल डिवाइसेस, इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स को और छोटा कर दिया गया था। ठीक है, तो और पोर्टेबल डिवाइसेस बना पा रहे थे हम, स्मॉल डिवाइसेस बना पा रहे थे। दे यूज्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, दैट इज VLSI सर्किट्स, ये इसका भी फुल फॉर्म, कभी कभी एक्रोनिम जो है इसको पूछा जा सकता है, विच कंटेंट अबाउट 5000 ट्रांजिस्टर्स केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज एंड कंप्यूटिंग। 5000 ट्रांजिस्टर के आसपास उसमें जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, इन 1980s द प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर increased exponentially by increasing around 3 million components on a small size chip, मतलब 3 मिलियन के आसपास आप कंपोनेंट्स लगा सकते थे एक छोटी सी चिप पर। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जिसे हम बोलेंगे। ठीक है, तो इससे जो कंप्यूटर साइज थी वो और ज़्यादा श्रिंक हो गई थी। ठीक है, छोटी हो गई थी। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं, तो ये देख सकते हैं आप, VLSI ऐसी दिखती है आपके कंप्यूटर को, अगर हम ओपन करके देखते हैं तो इस तरह की कुछ VLSI आपको दिखेगी। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल आईसीस, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और आपको कंप्यूटर, आज के कंप्यूटर तो आपने देखे ही हैं, तो इस तरह के कंप्यूटर आपको दिखेंगे उसमें। ओके, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जिसे हम कह सकते हैं। चलिए फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स कब होंगे, तो फिफ्थ जनरेशन एट प्रेजेंट टू द बियॉन्ड फ्यूचर। ओके, फ्यूचर में जो बनने वाले हैं कैसे होंगे कि
क्या क्या फोकस में होगा देखते हैं। तो फोकस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड एडवांस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज। तो आप आजकल सुन ही रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा ज़ोर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। तो जो कंप्यूटर्स हैं वो ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं। उनमें ऐसी प्रोसेसिंग पावर्स आ गई हैं कि वो जो पहले शायद दिनों में कैलकुलेशन होती थी, वो अभी मिनट्स में और मिली सेकेंड्स में वो कैलकुलेशंस कर पा रहे हैं। सो दिस आर fourth, fifth generation computers, characterized by the natural language processing, expert systems and complex problem सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़। ठीक है, जो एआई के जितने भी डोमेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन जितने भी हैं, जैसे कंप्यूटर विजन ले लीजिए, डेटा साइंस ले लीजिए, एनएलपी ले लीजिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ले लीजिए, तो इन सब पर वो कंप्यूटर्स काम करते हैं। Now, ongoing development and research in area like quantum computing and nanotechnologies। तो बहुत सारे रिसर्च लैब्स अभी डेवलपमेंट में हैं और रिसर्च कर रही हैं किन किन एरिया पर। तो क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम कर रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा जो कंप्यूटर की साइज़ है वो श्रिंक होने वाली है। हम सुन ही रहे हैं कि चिप्स बन रही हैं, बहुत छोटी छोटी चिप्स बन रही हैं, जिनको हम कहीं पर भी, इवन ह्यूमन ब्रेन में चिप्स फिट की जा रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो आने वाला फ्यूचर है कंप्यूटर्स का, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होने वाला है। ओके, तो दिस ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। चलिए, मुरेस लॉ, क्या होता है मुरेस लॉ देख लेते हैं। ठीक है, ये इस पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कभी कभी। इन 1965 इंटेल को फाउंडर गॉर्डन मुरे introduced Murray's law, which predict that the number of transistors on a chip could double every 2 years, while the cost of would be halved। तो जैसा हमने अभी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स देखे, उसमें हमने क्या देखा कि ट्रांजिस्टर्स की जो कैपेसिटी थी, ट्रांजिस्टर को एक चिप पर लगाने की जो कैपेसिटी थी, वो हमेशा बढ़ती गई, जिससे हमारी कंप्यूटर्स की साइज़ क्या होती गई, छोटी होती गई। तो मुरेज गॉर्डन मुरे ने क्या किया कि एक लॉ इस्टेब्लिश किया कि हर 2 साल में जो कंप्यूटर के चिप के ऊपर लगने वाली जो ट्रांजिस्टर्स की संख्या है वो डबल हो जाती है, जबकि उनकी कीमत आधी हो जाती है हर 2 साल में। तो एक्सपोनेंशियल तरीके से इंक्रीज हो रही थी एक चिप पर लगने वाले ट्रांजिस्टर्स की नंबर्स, और बट उनकी जो प्राइस है वो हाफ होती जा रही थी। तो इसी चीज़ को बोला जाता है मुरेज लॉ। ठीक है, ये एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज बताया गया है। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं 1940 से लेके 1950 से लेके 2020 तक का पूरा ग्राफ इसमें दिया हुआ है। तो इसी को बोलते हैं मुरेज लॉ। तो इजी है कि भैया एक इंटीग्रेटेड सर्किट पर लगने वाली ट्रांजिस्टर का नंबर हर 2 साल में डबल हो रहा था, और उस पे जो प्राइस था वो हाफ हो रहा था। दिस इज द मुरेज लॉ। ओके, चलिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हो सकता है एग्जाम्स में पूछे जाएं, या विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आल्सो। सो IBM introduced its first personal computer PC फ्रॉम द होम यूज़। ओके, जो घर के लिए यूज़ कर सकते थे अपन, वो इंट्रोड्यूस किया था 1981 में। ठीक है, तो किसने किया था, IBM ने किया था। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है। ओके, सेकंड, एप्पल इंट्रोड्यूस मैकिंटोश मशीन इन 1984, और मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं, एप्पल का इंट्रोड्यूस हुआ था 1984 में। उसके बाद अराउंड 1990 द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब WWW फर्दर accelerated mass usage of computers, and thereafter computers have become an indissoluble part of everybody's life। अब आजकल की दुनिया में हो ही गया है कि विदाउट कंप्यूटर, विदाउट स्मार्टफोन शायद जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो WWW वर्ल्ड वाइड वेब का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, नाउ आगे का टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है कंप्यूटर मेमोरी। तो देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, कैसे वर्क करती है। अ कंप्यूटर सिस्टम नीड्स मेमोरी टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग। मतलब मेमोरी क्या है, मेमोरी वह जगह है कंप्यूटर की जहाँ पर डेटा को स्टोर किया जा सकता है ताकि उसको बाद में प्रोसेस किया जा सके। ठीक है, सो अ कंप्यूटर नीड्स मेमोरी, ज़रूरत पड़ती है मेमोरी की। उसकी क्यों पड़ती है, डेटा को स्टोर करना है, और जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको दिए जा रहे हैं
उन पे प्रोसेसिंग करने के लिए उसे जगह चाहिए, मेमोरी चाहिए, जिस पर वो जिसकी उन जगह पर वो काम कर सके, तो दैट्स द मेमोरी। ओके, नाउ कंप्यूटर्स मेमोरी एक्ट्स द कंप्यूटर्स वर्क स्पेस। समझ गए, जैसे मैंने जगह चाहिए शब्द बोला है, तो वर्क स्पेस वह जगह जहाँ पर कंप्यूटर अपना काम कर सके, डाटा को रख सके और डेटा को फैच कर सके, उसके इंस्ट्रक्शंस रख सके, ताकि वो इंस्ट्रक्शंस को, मतलब वो नियम जिससे वो डेटा को रिट्रीव करेगा, स्टोर करेगा, गैदरिंग करेगा, तो वो सारे नियम, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस प्लस वो डेटा जिस पे वो काम करेगा, वो सारे उस जगह पर रखे होंगे, तभी तो वो काम कर पाएगा। तो वर्किंग स्पेस, होल्डिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर करंटली बीइंग यूज्ड बाय द प्रोसेसर, जो करंटली उसको यूज करने हैं वो एक जगह पर रखेगा वो, ठीक है, दैट्स द मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी। A computer system uses binary numbers to store and process data. Obviously, कंप्यूटर क्या है, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो अगर वो डिजिटल डिवाइस है तो ऑब्वियसली डिजिटल बिट्स पर ही काम करेगा, डिजिटल भाषा ही समझेगा, और डिजिटल भाषा मतलब होती है जीरो और वन, जीरो और वन को हम बोलते हैं बिट्स, ठीक है। तो बाइनरी सिस्टम है, ये एक बाइनरी नंबर सिस्टम पर ही काम करता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें केवल दो ही अल्फ़ाबेट्स कह सकते हैं आप, जो दो ही अल्फ़ाबेट्स होते हैं, दो ही अल्फ़ाबेट से लिखी है पूरी भाषा, ज़ीरो और वन से, ठीक है। द बाइनरी डिजिट्स ज़ीरो एंड वन विच आर बीइंग बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी आर कॉल्ड बिट्स। तो ये बेसिक चीज़ है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ कि केवल दो ही बिट्स होती हैं इसमें, ज़ीरो या वन, इन दो बिट्स पर काम करता है वो, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के, मतलब ज़ीरो और वन को मिला के बोला जाता है देर आर ओनली टू बिट्स और टू अल्फ़ाबेट्स इन आर बाइनरी नंबर सिस्टम, ओके, ज़ीरो एंड वन। फर्दर दिस बिट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ वर्ड। अब जैसे हमारे इंग्लिश में क्या होता है, 26 लेटर्स हैं, ठीक है, वैसे ही हिंदी में भी हमारे कुछ 33 स्वर व्यंजन और 11 स्वर हैं, 33 से ज़्यादा व्यंजन्स हैं, वैसे 26 अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश में, इनको मिलाकर हमें वर्ड्स बनाते हैं ताकि हम समझ सकें चीज़ों को, ठीक है। वैसे ही जो ये बिट्स हैं, इनको बिट्स को मिलाकर ही मैं वर्ड्स बनाऊंगा, ओके। तो जब अगर मैं 4 बिट्स को मिला देता हूँ, अ 4 बिट वर्ड इज कॉल्ड निबल, उसको मैं निबल बोलता हूँ, ठीक है। जैसे 110 001 11 111 ऐसे करके मैंने अगर 4 बिट्स बना दी, तो इन्हें मैं बोलूँगा निबल्स। एग्जाम्पल ऑफ निबल्स आर लाइक 1001 1010 0010, दिस आर निबल्स, ठीक है। तो अगर 4 बिट्स को मिला देता हूँ मैं, तो वो निबल बन जाते हैं, समझ गए होंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है कि 4 बिट्स को क्या कहते हैं, तो 4 बिट्स को निबल कहते हैं, या निबल कितने बिट्स को कहते हैं, तो 4 बिट्स को कहते हैं। इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो याद रखिएगा। और टू निबल, दो निबल को अगर मिला दूँ, टू निबल्स दैट इज 8 बिट, ओके, एक निबल में 4 बिट होती हैं, तो दो निबल मतलब 8 बिट्स को मिला दूं तो एक बाइट बनता है। ये ध्यान रखिएगा, कन्वर्जन्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो अगर मैं दो निबल को मिला लूँ, या 8 बिट्स जिसे बोलते हैं वो बोल दूँ, तो वो एक बाइट बन जाता है, ठीक है। द फॉर एग्जाम्पल्स जहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे 0 1 0 0 0 1 1 0, 0 1 1 1 1 1 0 0 एंड 1 6 0 देन 1, ठीक है। तो ये 8 बिट के बाइट्स बनाए हमने, छोटे छोटे, ठीक है। तो इस तरह से पहले बिट्स बनते हैं, बिट्स से निबल बनता है, और निबल से हम बाइट्स बना सकते हैं, ओके। मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ डिजिटल डेटा। अब डिजिटल डेटा में जो मेजरमेंट यूनिट्स हम यूज़ करते हैं नाउअडेज, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि वो कौन सी यूनिट्स होती हैं और उनका डिस्क्रिप्शन क्या होता है, फटाफट देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज केबी, जिसे हम बोला जाता है किलो बाइट्स, ठीक है। अब बाइट्स यूज़ कर रहा हूँ, बिट्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्या यूज़ कर रहा हूँ, बाइट। बाइट मतलब 8 बिट, ठीक है। तो 1 किलो बाइट क्या होता है, तो 1 किलो बाइट होता है 1 KB इक्वल्स टू 1024 बाइट्स, ओके, 1024 बाइट्स। अगर इसको बिट्स में कन्वर्ट करना हो तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, अंडरस्टूड, ठीक है। चलिए, मेगाबाइट, ऑब्वियसली मेगाबाइट क्या होगा कि 1024 किलोबाइट के बराबर होगा वो। 1 मेगाबाइट किसके बराबर होगा, 1024 किलोबाइट्स के बराबर, ठीक है। ऐसे बढ़ता ही जाएगा। उसके बाद आता है गीगाबाइट, तो ऑब्वियसली गीगाबाइट भी क्या होगा कि 1024 मेगाबाइट के बराबर होगा, ओके। देन टेराबाइट, जो आजकल आप सुनते भी होंगे कि इतनी टेराबाइट की हार्ड डिस्क या इतनी टेराबाइट की SSD लेके आए हैं, तो टेराबाइट्स तो कितनी की होती है, 1
टेराबाइट इज 1024 GB के बराबर होती है, ठीक है, गीगाबाइट के बराबर। तो ये जो यूनिट्स आपने देखी हैं चारों, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स और टेराबाइट, ये अभी जनरल यूज़ में हैं। ओके, इन सब के नाम हमने सुन रखे हैं, बट कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए इनसे भी बड़ी बड़ी यूनिट्स यूज़ होती हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जो 4 यूनिट्स एग्जिस्ट में हैं, फर्स्ट इज़ पेटाबाइट। पेटाबाइट जो होती है बच्चों, वो 1024 टेराबाइट के बराबर होती है। सोच सकते हैं कितनी बड़ी यूनिट्स होंगी, वो कितना बड़ा डेटा स्टोर किया जा सकता होगा पेटाबाइट्स में। पेटाबाइट से भी बड़ी होती है एक्साबाइट। एक्साबाइट के अंदर आप 1024 पेटाबाइट्स को स्टोर कर सकते हैं। तो इससे भी ज़्यादा यूज़ मतलब हम इमेजिन भी शायद नहीं कर सकते हैं, इतनी बड़ी है। बट यहीं पर नहीं रुका है, जिससे इसके बाद होता है जेटाबाइट, जो कि 1024 एक्साबाइट के बराबर है। अनबिलीवेबल, राइट? बट इससे भी बड़ी एक यूनिट होती है जिसे कहा जाता है योटाबाइट, और योटाबाइट होता है अगेन 1024 जेटाबाइट के बराबर। सो दिस इज द मोस्ट बिगेस्ट यूनिट, ठीक है, योटाबाइट। पर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अभी करेंटली हम कौन सी बिगेस्ट मेमोरी यूनिट यूज़ कर रहे हैं, तो वो है टेराबाइट। ओके, हम टेराबाइट लिखेंगे वहाँ पर, जबकि एग्जिस्टिंग जो होती हैं, जो यूज़ नहीं है बट वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, तो उसके लिए हम योटाबाइट का यूज़ करते हैं। और योटाबाइट आपको मैंने बता ही दिया है कि वो 1024 जेटाबाइट के बराबर होती है, ठीक है। तो ये एक टेबल है, इसको अगर आप याद कर लेंगे, तो अगर कन्वर्जन पूछे जाते हैं कि मान लीजिए 1 मेगाबाइट कितने बिट्स के बराबर होता है या कितने निबल्स के बराबर होता है, तो आप इजीली कन्वर्ट इनको कर पाएंगे। ओके, सो दिस अबाउट द मेजरमेंट्स यूनिट्स फॉर द डिजिटल डेटा। टाइप्स ऑफ मेमोरी, अब हमने मेजरमेंट्स के बारे में देख लिया कि हम बिट्स से लेके योटा बाइट तक जा सकते हैं, एक जीरो और 1 बिट से लेके योटा बाइट तक जाते हैं। बट टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या क्या होती हैं, तो एक मैंने हायरार्किकल ट्री बनाया है आप लोगों के लिए, जो आपको समझने में ईजी पड़ेगा कि हम मेमोरी को किस तरह से बफेगेट कर सकते हैं। सो कंप्यूटर्स हैव 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेनली 2 प्रकार की ही मेमोरी होती है, ठीक है, जिसे हम पहले को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, दूसरी को बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जिसमें हम करंट टाइम पे जो भी एग्जीक्यूशंस होते हैं वो होते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए हम काम करते हैं। ये सिंपल तरीका है याद रखने का। चलिए, ठीक है, अब ये जो मेमोरी यूनिट्स हैं उनको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर। तो हमने पहले जो मेमोरी यूनिट्स हैं इनको 2 भागों में डिवाइड किया है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। चलिए, अब ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है, वापस इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है बेटा? 3 पार्ट्स। ओके, फर्स्ट इज रैम, रोम और कैशे। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है मेरी प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। रैम क्या होती है, रोम क्या होता है, कैशे क्या होता है, इसकी छोटी छोटी डेफिनेशंस जो हमको एग्जाम में लिख सकते हैं अपन, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। वैसे ही सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसको भी हम मैग्नेटिक, सॉलिड स्टेट एंड ऑप्टिकल, इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगेन, जो मेरी रैम होती है उसे मैं एस रैम और डी रैम में डिवाइड कर सकता हूँ। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम, और डी रैम का मतलब होता है डायनामिक रैम। ओके, रोम, रोम को भी कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे पी रोम दैट इज प्रोग्रामेबल रोम, देन ई पी रोम दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, and the last is EEPROM, that is electronic erasable programmable ROM। ओके, और एक होता है हमारा कैशे। तो ये हमारी जो है ये सब प्राइमरी मेमोरी में आती है, ठीक है। चलिए, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक डिस्क में आता है आपका HDD। ओके, जो HD डिस्क लगी होती है, ठीक है, वो आपकी आती है मैग्नेटिक में। उसके बाद आता है SSD, दैट इज सॉलिड स्टेट डिस्क, वो भी यूज़ होती हैं। देन अगेन USB जो हम यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस जिसे बोलते हैं, पेन ड्राइव जिसे आप बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल में अपने पास आता है CDs एंड DVDs, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डिजिटल वीडियो डिस्क, आप इसे
बोल सकते हो। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ मेमोरीज जो हमने प्राइमरी मेमोरी देखी, सेकेंडरी मेमोरी देखी, उनके सब पार्ट्स देखे और सब के भी सब पार्ट्स हमने यहाँ पर कवर कर लिए। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ मेमोरी। ये हायरार्किकल ट्री आप बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसी को हम आगे डिस्क्राइब करेंगे एक एक करके। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी में पहली मेमोरी है मेरे पास क्या है, तो प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्रोग्राम एंड डेटा आर लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग। जो प्रोसेसिंग से पहले या प्रोसेसिंग करना है मुझे जिन डेटा के ऊपर, उनको लोड करना पड़ता है। तो वो जो लोड करने वाली मेमोरी होती है जिसमें मैं लोड करूँगा प्रोग्राम्स को या डेटा को, वो प्राइमरी मेमोरी होती है। द सीपीयू इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द प्राइमरी मेमोरी टू परफॉर्म रीड राइट ऑपरेशंस। जो जितने भी रीड करना है, राइट करना है, जो भी ऑपरेशंस करना है, इंस्ट्रक्शंस, डेटा, वो सारा कहाँ पर होता है? सीपीयू के अंदर होता है। सीपीयू, सॉरी नॉट सीपीयू, सीपीयू इंटरेक्ट करता है प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में वो रहता है। ओके। इसमें रेम आती है सबसे पहले। तो रेम क्या करती है बेटा? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। इज यूज टू स्टोर डेटा टेम्परली वाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। रेम इज वॉलेटाइल। तो रेम को अगर पूछा जाए तो क्या होती है? जो भी टेम्परेरी डेटा होता है जहाँ पर स्टोर होता है प्रोसेसिंग के टाइम पे, वो रेम में रखा जाता है। रेम वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल मतलब जब तक पावर है तब तक उसमें डेटा रहेगा, जैसे ही पावर ऑफ होती है वो डेटा खत्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है, वैनिश हो जाता है वहाँ से। ठीक है, दिस इज रेम। Whenever the computer is started or a software application is launched, the required program and data are loaded into the RAM for processing. तो जब भी आप कोई भी प्रोग्राम चला रहे हो, मान लीजिए VLC प्लेयर में आपने गाना चलाया है, तो वो गाना पहले लोड होगा रेम के अंदर और देन लॉन्च होगा, तब चलेगा। ठीक है, तो कोई भी प्रोग्राम तभी चलता है जब वो रेम में लोड हो चुका होता है। ठीक है, उसके अलावा नहीं चल सकता। सो दिस इज द रेम। सेकेंड जो मेमोरी है वो रोम है। तो इट इज़ यूज्ड एज अ स्मॉल बट फास्टर परमानेंट स्टोरेज फॉर द कंटेंट विच आर रेयरली चेंज्ड। ऐसे कंटेंट जो रेयरली चेंज्ड होते हैं उनके लिए, पर ये थोड़ी रेम से क्या होती है, फास्ट होती हैं। ठीक है, रोम इज़ नॉन वोलेटाइल। रोम के अंदर डेटा हमेशा रहता है, चाहे पावर हो या ना हो। जैसे माइक्रोवेव्स, ओवंस होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं मान लीजिए, तो ये प्रोग्राम्ड होते हैं, इनमें भी प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, तो जैसे हम अपने कंप्यूटर का एग्जांपल ले लीजिए कि डेट एंड टाइम है। ठीक है, तो इस तरह के चीज़ों को स्टोर करके रखना है मुझे। ठीक है, तो इसलिए मुझे क्या चाहिए? रोम चाहिए। तो रोम का डेटा हमेशा रहता है, नॉन वोलेटाइल होता है, और पावर ऑफ होने के बाद भी ये बना रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द स्टार्टअप प्रोग्राम, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर को स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, तो बूट लोडर करके होता है, दैट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इन रेम। जो रेम के अंदर किसको लोड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इज स्टोर्ड इन रोम। तो वो रोम के अंदर रखा रहेगा, क्योंकि उसको तो रखना जरूरी है, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका काम चल ही नहीं सकता। ठीक है, तो जो स्टार्टअप प्रोग्राम है जिसे बूट लोडर बोला जाता है, वो लोड किया जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम। वो कहाँ क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कहाँ रजिस्ट करता है, कहाँ रहता है? तो वो कर रहता है रोम में। ठीक है, कैशे। अब कैशे क्यों ज़रूरी है? रेम हो गया, रोम हो गया। तो टू स्पीड अप द ऑपरेशन ऑफ द सीपीयू, सीपीयू के ऑपरेशन को स्पीड अप करना है। देखिए क्या होता है, जो रेम होती है और सीपीयू होता है, दोनों के बीच में जो स्पीड है उनका मिसमैच होता है। ठीक है, रैम थोड़ी स्लो होती है, जबकि सीपीयू के प्रोसेसर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। तो डेटा को रैम से फेच करके सीपीयू में लाना और वापस सीपीयू से डेटा रैम में ले जाना, इसके बीच में टाइम कंजम्पशन होता है। ठीक है, तो अगर रैम स्पीड कम है तो सीपीयू जो है अपना काम खत्म करके पहले ही बैठ जाता है, जबकि उसकी प्रोसेसिंग, रैम की प्रोसेसिंग खत्म ही नहीं होती। ठीक है, तो इस मिसमैच को दूर करने के लिए कि भैया इसकी रैम की भी स्पीड थोड़ी बढ़ जाए, ताकि ये जो सीपीयू है उसको ठीक से यूटिलाइज किया जा सके, तो इसलिए फास्टर मेमोरी इन दोनों के बीच में लगा दी जाती है। इसे ही कैशे कहते हैं। ठीक है, सो to speed up the operation of the CPU, a very high speed memory is placed between the CPU and the primary memory known as cache। तो कैशे को उसके बीच में लगा दिया जाता है। कैशे मेमोरी स्टोर्स द कॉपीज ऑफ द डेटा फ्रॉम फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड प्राइमरी लोकेशन मेमोरी लोकेशंस। तो वो डेटा जो बहुत बार फ्रिक्वेंटली यूज्ड हो रहा है, तो क्यों ना उसको कैशे में रख दें अपन।
ठीक है, क्योंकि रेम से उसको फैच करने में टाइम लग रहा है, तो हमने कैशे में रख दिया उस डेटा को। 10 रिड्यूसिंग द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द प्राइमरी मेमोरी। तो ये टाइम जो लग रहा था, कंज्यूम हो रहा था बार बार रेम से निकालने में, वो कम हो जाता है, क्योंकि जो आपको फ्रिक्वेंटली डेटा चाहिए वो कैशे में पहले से ही पड़ा है। तो आप जो प्रोसेसर होगा, सीपीयू मतलब, वो इजीली कैशे से ले लेगा, उससे टाइम कंजप्शन कम हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि कैशे कैसे काम करता है। ठीक है, सो आप यहाँ पर मैं विजुअल दिखा दूँ आपको, तो दिस आर द विजुअल। रैंडम एक्सेस मेमोरी रेम आपको इस तरह से दिखेगी। रीड ओनली मेमोरीज कुछ का विजुअलाइजेशन इस तरह से होता है जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और कैशे, कैशे इस तरह की होती है, जो एक तरह से हार्डवेयर है, ये लगी रहती है आपके मदरबोर्ड के ऊपर। ठीक है, सो दिस आर द फ्यू विजुअल डायग्राम्स ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी रेम, रीड ओनली मेमोरी रोम एंड कैशे। ओके, इसके बाद जो टॉपिक्स हैं वो हैं डेटा कैप्चरिंग। ओके, तो डेटा कैप्चरिंग क्या होता है, कैसे इसको डिस्क्राइब करते हैं, डेटा रिट्रीवल क्या होता है। ओके, तो इन सब के बारे में हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेशन को। तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहिए श्रुति टेक बाय कपिल। मैं 11th का सिलेबस पूरा कवर करूँगा इसमें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।